तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। डर अब है किस बात का जब है साथ में नंबर 1 आयशर 551। एक जानदार शानदार 5 स्टार सीरीज ट्रैक्टर जो आपको हमेशा दे शुभ लाभ। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने 2020 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को किया संबोधित। कहा, एक जिला एक उत्पाद और आकांक्षी जिला कार्यक्रम पर काम। प्रधानमंत्री ने गांव के लोगों को डिजिटल अर्थव्यवस्था और यूपीआई के माध्यम से जुड़े इस दिशा में काम करने का किया आह्वान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और असम के मुख्यमंत्री ने जैविक और प्राकृतिक खेती पर बैठक में लिया हिस्सा। धामी ने कहा कि उत्तराखंड प्राकृतिक दृष्टि से परंपरागत खेती के लिए उपयुक्त राज्य है। किसान पर्वतीय अंचल में परंपरागत कृषि में तकनीक ज्ञान का उपयोग कर फसलों के उत्पादन में कर रहे हैं वृद्धि। जैविक और प्राकृतिक खेती पर बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सूबे में किसान आत्महत्या रोकने और जैविक खेती को बढ़ावा देने पर दिया बल। कहा कि डॉक्टर पंजाब राव देशमुख जैविक खेती अभियान की गई है स्थापना। इसे जन आंदोलन का स्वरूप देने का किया जाएगा प्रयास। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अब तक 11 लाख मीट्रिक टन धान की और 16,000 मीट्रिक टन बाजरे की हो चुकी है खरीद। इस बार बारिश की वजह से फसलों को पहुंचा है नुकसान। और अब समाचार विस्तार से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सुषमा स्वराज भवन में सहायक सचिव पाठ्यक्रम 2022 के समापन सत्र में 2020 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को अमृतकाल के दौरान देश की सेवा करने और पंच प्रण को साकार करने में मदद करने का अवसर मिला है। उन्होंने लीक से हटकर चिंतन करने और अपने प्रयासों में समग्र दृष्टिकोण अपनाने के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने नवाचार के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि ये किस तरह से सामूहिक प्रयास और देश में कार्य संस्कृति का हिस्सा बन गया है। उन्होंने स्टार्टअप इंडिया योजना के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि कैसे पिछले कुछ वर्षों में देश में स्टार्टअप की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने एक जिला एक उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करने और अपने जिले के उत्पादों के निर्यात के अवसरों का पता लगाने के लिए कहा। मनरेगा के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री ने योजना को और अधिक प्रभावी तरीके से लागू करने की बात कही। उन्होंने जन भागीदारी की भावना के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ये दृष्टिकोण कुपोषण से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। समय से पहले जनधन योजना की सफलता पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने डिजिटल अर्थव्यवस्था के महत्व के बारे में बताया और अधिकारियों को गांवों में लोगों को डिजिटल अर्थव्यवस्था और यूपीआई से जोड़ने का प्रयास करने का आह्वान किया। आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के साथ जैविक और प्राकृतिक खेती पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक में हिस्सा लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड प्राकृतिक दृष्टि से परंपरागत खेती के लिए उपयुक्त राज्य है। यहाँ किसान पर्वतीय अंचल में परंपरागत कृषि में तकनीकी ज्ञान का यथासंभव समावेश कर उपयोग कर फसलों के उत्पादन में वृद्धि ला रहे हैं। किसानों के प्रयासों को सरकार के स्तर पर थोड़ा बल दिए जाने पर किसानों की आय और जीवन स्तर में परिवर्तन लाया जा सकता है। सरकार की कोशिश है कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए व्यापारिक संभावनाओं को बढ़ाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान प्राकृतिक खेती करें।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सूबे में किसान आत्महत्या रोकने और जैविक खेती को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर पंजाब राव देशमुख जैविक खेती अभियान की स्थापना की गई है, इसे जन आंदोलन का स्वरूप देने का प्रयास किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में बुधवार को मुख्यमंत्री शिंदे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में करीब 5.27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्रमाणित जैविक खेती की जाती है। आदिवासी क्षेत्र सहित राज्य के 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र प्राकृतिक खेती के अधीन है और केंद्र की कृषि विकास योजना तथा भारतीय प्राकृतिक कृषि प्रणाली योजना के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में रासायनिक दवाओं और उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए विज्ञान आधारित जैविक खेती का प्रयास चल रहे हैं। रासायनिक खाद और दवा के बिना भूमि संरक्षण करने के लिए राज्य सरकार प्राकृतिक खेती के तरीकों का इस्तेमाल बढ़ाने की अपील किसानों से करती है। इससे लागत कम होगी और अधिक लाभदायक खेती होने में मदद होगी। इससे छोटे किसानों को फायदा होगा। प्रदेश में अब तक 1628 किसान समूहों को 61,000 किसानों को प्रशिक्षित किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि किसानों को वाजिब कीमत पर प्राकृतिक और जैविक खेती को प्रमाणित करने के लिए राज्य सरकार की स्वतंत्र प्रमाण संस्था की स्थापना की जा रही है। डॉक्टर पंजाब राव देशमुख जैविक खेती अभियान महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से राज्य के किसान आत्महत्या ग्रस्त क्षेत्रों में जैविक खेती पर जोर दिया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने भी हिस्सा लिया। इस बैठक में प्राकृतिक खेती और डिजिटल कृषि के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई तथा संस्कृति और किसान कल्याण को लेकर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने डिजिटल कृषि बनाने और प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए असम सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को बैठक में साझा किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि असम सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की टाइमलाइन के अनुसार सभी कार्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अब तक 11 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है और अब तक 16,000 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद हुई है। इस बार बारिश काफी हुई है जिससे फसलों को काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया है ताकि किसान स्वयं अपने नुकसान होने के 72 घंटों में इसकी जानकारी पोर्टल पर डालें। 11 लाख धान की कुल खरीद हो गई है और बाजरे की खरीद 16,000 मीट्रिक टन हो गई है। प्रोक्योरमेंट जो है ये चालू हो गई है स्मूथ रूप से। ये ठीक है कि इस बार वर्षा थोड़ा फसल पक जाने के बाद उसका प्रकोप कुछ ज़्यादा रहा, वहाँ नुकसान भी हुआ है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने गिरदावरी स्पेशल गिरदावरी करने के जो आदेश दिए थे वो भी हुई है। और इस बार पहली बार क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया गया है ताकि किसान जो है स्वयं अपने नुकसान होने के 72 घंटे के अंदर अंदर अपनी जानकारी उसमें डाले। कई बार ये विवाद होते थे, किसान कुछ और कहता था, डिपार्टमेंट कुछ और कहता था, तो लेकिन इस बार उसका तालमेल कैसे बैठाया जाए। किसान अपनी क्षतिपूर्ति की जानकारी देगा, डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करेंगे और वेरिफिकेशन के साथ साथ किसान को उसकी जानकारी मिलती रहेगी कि हमारे डिपार्टमेंट के हिसाब से आपकी क्षति इतनी हुई है। कोई अगर उसकी कोई अपील होगी तो ऊपर वो अपील भी कर सकेंगे, लेकिन पारदर्शी तरीके से इस सारे काम को हम कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10,000 एकड़ जमीन में जंगल सफारी बनाई जाएगी, जिसमें 6,000 एकड़ जमीन गुरुग्राम और 4,000 एकड़ जमीन नूह में है। ये सबसे बड़ी सफारी होगी और अभी तक 10,000 एकड़ जमीन की जंगल सफारी एशिया में नहीं है। जंगल में सभी पशुओं के लिए अलग अलग जोन होंगे। जगह लगभग 10,000 एकड़ ऐसा हमने ईयरमार्क कर ली है। 2 जिलों में वो जगह है। 6,000 एकड़ तो गुरुग्राम जिले की है और 4,000 एकड़ नूह जिले की है। एडजॉइनिंग दोनों जिले हैं। अरावली की पहाड़ियाँ वो एक उपयुक्त स्थान है ऐसा फॉरेस्ट का जो एक एरिया वो अब हमने उसको डिक्लेयर करवाया है। तो फॉरेस्ट एरिया डिक्लेरेशन के बाद वहाँ एक जंगल सफारी वो बनेगी। अलग अलग जोन्स इसके अंदर जो विचार किए गए हैं
10 जोन लगभग होंगे इसमें। एक बड़ा हर्पेटेरियम जिसमें रेप्टाइल्स, स्नेक्स आदि का एक एरिया होगा। एवरी बर्ड पार्क जो एक एनक्लोज्ड एरिना होगा बर्ड्स के लिए, ताकि एक बड़ा क्षेत्र हर प्रकार के छोटे बड़े जो पक्षी हैं उनको वहाँ रखा जा सके, और उनके लिए अंदर सारी व्यवस्थाएं भी होंगी, लेकिन वो बर्ड्स मौसम के हिसाब से वहाँ रहेंगे ताकि वहाँ पर रहने के लिए उनको एक उचित वातावरण भी मिल सके। शेर जो हैं इनके अलग अलग 4 जोन होंगे। लायन होगा, टाइगर, पैंथर, चीता भी हम कोशिश करेंगे कि एक जोन उसके लिए बनाया जा सके। बोटेनिकल गार्डन, बायोम्स जिसको कहते हैं, उसमें भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी जैसे हम ये कह सकते हैं कि पौधे जो है या फ्लावर जो है देश दुनिया के अच्छे अच्छे जो प्रकार के विभिन्न प्रकार के, उसका भी वहाँ प्रदर्शन होगा। ट्रॉपिकल कोस्टल डेजर्ट ये एक इस प्रकार से ही रहेगा। तो ऐसा एक बड़ा जो जंगल सफारी का ये प्रारूप ये निकल करके आएगा। उत्तर प्रदेश रामपुर में नई तकनीक और आधुनिक तरीके से किसान रमेश कुमार सफेद चंदन की खेती कर रहे हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं। साथ ही और किसानों को भी चंदन की खेती करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। ये एक सदाबहार वृक्ष है जिसमें औषधीय लाभों की अधिकता है। सफेद चंदन और पीत चंदन एक ही पेड़ से निकलते हैं। सफेद चंदन के पेड़ से एसेंशियल ऑयल, साबुन, परफ्यूम और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। किसान रमेश कुमार बेंगलोर से पौध लाकर नई तकनीक और आधुनिक तरीके से सफेद चंदन की खेती कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं राप्ती नदी के जलस्तर में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। राप्ती नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु को पार कर चुका है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार 15 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जलस्तर में वृद्धि दर्ज की जा रही है। तेज हवा और भारी बरसात से जहां गन्ने की फसल गिर गई है, तो वहीं सब्जी की फसलों में पानी भर जाने से भारी नुकसान हुआ है। तेज बरसात का क्रम अभी भी जारी है। बरसात रुकने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। किसानों के अनुसार तेज हवा व बरसात से धान, गन्ना एवं सब्जी की फसलों को नुकसान हुआ है। फसल खेतों में सड़ने की संभावना अधिक बढ़ गई है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से लगभग 24 किलोमीटर दूर चित्तईपत गांव में SOS शेयरिंग ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड संस्था यहां के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आजीविका का साधन बनी है। यहां पर ऑर्गेनिक साबुन, स्थानीय उत्पादों, जल संरक्षण, संवर्धन, सोलर पावर पर कार्य हो रहा है। संस्था में हर्बल, कॉस्मेटिक व साबुन स्थानीय उत्पादों की देश में विशेष मांग है। ये कहानी है मूलतः बेंगलुरु की रहने वाली अमृता चांगप्पा की, जिन्होंने अल्मोड़ा के सुदूर पहाड़ी गांव में कम संसाधनों के बीच SOS ऑर्गेनिक संस्था की शुरुआत की है। साल 2002 में अमृता चांगप्पा ने हर्बल उत्पाद बनाना शुरू किया, जिसमें तुलसी, पुदीना, नीम और जड़ी बूटियों का उपयोग करके वो हर्बल साबुन, कॉस्मेटिक सामग्री बना रही हैं। यहाँ पानी की किल्लत सबसे बड़ी चुनौती थी, इसलिए सबसे पहले उन्होंने वर्षा जल संरक्षण संवर्धन के लिए 2 लाख लीटर क्षमता की पानी टैंक का निर्माण कराया। खास बात ये रही कि इसके लिए पानी का कोई अलग से कनेक्शन नहीं लेना पड़ा। वर्षा के जल से ही ये पूरी फैक्ट्री चल रही है। सुदूर गांव में ये शुरुआत है एक मॉडल की, जो यहाँ की महिलाओं की आजीविका का जरिया भी बनी है। हमने सोचा कि यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और स्पेशली लेडीज़ के लिए। और हमने सोचा जब हम विलेज इंडस्ट्री में कुछ कर सकता, फिर एक बार महात्मा गांधी जी ने कहा कि गांव में लोग साबुन बना सकते, कैंडल्स बना सकते, तो हमने सोचा ये अच्छा आइडिया है और यहाँ पर हमने ये शुरू किया। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। आज लोग स्थानीय उत्पादों पर विश्वास करते हैं और इसीलिए कई पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन भी रुक गया है। उनकी संस्था से वर्तमान में 30 महिलाएं और काफी संख्या में स्थानीय युवा जुड़कर रोजगार पा रहे हैं। SOS ऑर्गेनिक्स की जब हम बात करते हैं तो वो एक छोटा सा प्रयास है। चित्तईपत इस ग्राम का नाम है, और यहाँ पर जो महिलाएं हैं, तकरीबन 30 महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं।
यदि भारत को पुनः एक वैश्विक शक्ति बनाना है तो हर क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भरता हासिल करना जरूरी है। यानी सभी उत्पादों को हम अपने देश में ही निर्मित करने लगें और आयात पर भी हमारी निर्भरता कम से कम हो जाए। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अर्थ केंद्रित स्वतंत्रता हासिल करना बहुत जरूरी है और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम जब भी बाजार से सामान खरीदें तो कोशिश हो कि हम स्थानीय उत्पाद ही ज्यादा खरीदें। अल्मोड़ा से राघवेश पांडे की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और लद्दाख की राजधानी लेह में एक गैर सरकारी संगठन वेस्ट से वेल्थ बनाने का अनूठा प्रयास कर रही है। खास बात यह है कि वेस्ट से बने इन उत्पादों को बनाने वाले अधिकतर हुनरमंद दिव्यांग हैं। इस छोटी सी मुहिम से न सिर्फ शहर की गंदगी साफ हो रही है बल्कि दिव्यांग जनों को प्रशिक्षण और रोजगार दोनों हासिल हो रहे हैं। उंगलियों की फिरत और नजरों की जुगलबंदी से सिलाई मशीन पर एक उत्पाद तैयार हो रहा है। ठीक इसी तरह यहाँ हर हुनरमंद अपने काम को अंजाम देने में जुटा है। ये समाज का वो तबका है जो रोजी रोटी की तलाश में अक्सर दोहरी मार झेलता है, लेकिन इस छत के नीचे इन्हें प्रशिक्षण भी मिला है और रोजगार भी। ये है गैर सरकारी संगठन पागीर की मुहिम, जिसका मकसद लद्दाख के दिव्यांगजनों को प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बनाना और उन्हें रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। डिफरेंट लेवल सर्टिफिकेट बनाते हो, फिर उनको जो सर्टिफिकेट नहीं है वो देखते हो क्या क्या है सर्टिफिकेट। फिर यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे आके हम देखते हो, असेसमेंट करते हो कि वो किस फील्ड में स्किल है। जैसे किसी बच्चे होते हैं टेलरिंग के, किसी पेपर वेस्ट के ऊपर अच्छा रहता है, फिर उसी के हिसाब से हम ट्रेनिंग देती हो सर। तो ट्रेनिंग दे के यहाँ पे सारा नहीं रखते हो, हम पीस रेट के ऊपर उनको पैसा देते हो। जैसे कि सारा मटेरियल हम खुद देते हो, फिर वो लोग फाइनल प्रोडक्ट बना के यहाँ पे पाकेट में लाते हो, फिर हम इसी के हिसाब से पैसा देते हो। इस सेंटर में प्रयोग होने वाला हर कच्चा माल एक तरह का वेस्ट है। फेंके गए कपड़े और गैर जरूरी कागज यहाँ एक सुघड़ आकार लेते हैं। ये दिव्यांग जन इस वेस्ट से पेपर ब्रेक, फाइल कवर और थैले बनाते हैं। इन सामानों की बिक्री के लिए लेह बाजार में एक डिस्प्ले सेंटर भी खोला गया है। स्थानीय प्रशासन, कंपनियों और संस्थाओं के माध्यम से इन उत्पादों की मांग बढ़ रही है। प्रोडक्ट हम जो भी मतलब जितना भी ऑर्डर कोई ऑर्डर देते हैं तो वह यहाँ पे हमारे एनजीओस पे आते भी है, और हमारा शॉप भी वहाँ पे जंगस्ती में पब्लिक कन्वीनियंस कम कैफे, वहाँ पे हम डिस्प्ले करके रखते हैं। यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करके रोजगार में जुटे कारीगर भी खुश हैं। उन्हें आत्मसम्मान से जीने का हुनर मिला है और रोजगार भी। बोल बनना चाहे, पेपर में बनना चाहे, पैसा मिलता है ना, कम करते हैं पैसा मिलता है ना बहुत। लद्दाख की राजधानी लेह से कुछ ही दूरी पर शुरू हुई ये मुहिम इन दिव्यांगजनों को एक मौका दे रही है। मौका आत्मनिर्भर भारत की ओर मिलकर कदम बढ़ाने का। ये एक नजीर है सामाजिक बदलाव की। इन चेहरों पर ये खुशी इनके आत्मविश्वास को जाहिर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करते हैं मंडी भाव की, और आइए देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में शामिल तमिलनाडु की ज्यादातर मंडियों में हल्दी की आवक अधिक देखने को मिली। बात इसके भाव की करें तो तमिलनाडु की पेरुंदुरई मंडी में बल्ब और फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं इरोड मंडी में फिंगर हल्दी के भाव में गिरावट देखने को मिली, जबकि कोयम्बटूर मंडी में इस दौरान बल्ब हल्दी के सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक तमिलनाडु की कोयम्बटूर मंडी में 5 अक्टूबर को बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 6,250 रुपए। 6 अक्टूबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 6,250 रुपए पर बरकरार रहा, जबकि राज्य की ही इरोड मंडी में इस दौरान फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 3 अक्टूबर को फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव था 6,590 रुपए। 6 अक्टूबर को इसके सौदे 117 रुपए लुढ़क कर 6,473 रुपए पर हुए। वहीं पेरुंदुरई मंडी में बल्ब और फिंगर क्वालिटी की हल्दी के भाव में बढ़त देखने को मिली।
3 अक्टूबर को यहाँ बल्क क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 5,733 रूपए। 6 अक्टूबर को इसके भाव में 38 रूपए की तेजी आई और भाव जा पहुँचा 5,771 रूपए पर। इसी तरह पेरुंदुरई मंडी में सोमवार को फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 6,433 रूपए। गुरुवार को इसके सौदों में 414 रूपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 6,847 रूपए पर। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। दुनिया का 60% हल्दी का निर्यात केवल भारत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता है। हालांकि इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान हल्दी का निर्यात 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2020-21 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,83,868 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान हल्दी के निर्यात में 30,714 टन की कमी आई और निर्यात 1,53,154 टन का ही हो सका। बता दें कि भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। वहीं हल्दी की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल हल्दी की उपज में बढ़त हो सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 13,31,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान उपज 11,24,000 टन ही रही थी। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की और देखते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का रखरखाव। राजस्थान में मूंग की कटाई करें, यहीं काबुली चने की बुआई कर ले। काबुली चने के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। काबुली चने के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। किसान टमाटर की नर्सरी तैयार करते रहे। अभी तिल की कटाई कर ले, साथ ही बाजरे की कटाई कर सकते हैं। इस समय सरसों के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। सरसों की बुआई करते रहें। इसके अलावा ग्वार की कटाई कर सकते हैं। यहाँ के किसान मूंगफली की बुआई कर ले। राजस्थान में मटर की बुआई करें, इसके साथ ही गाजर और मूली की बुआई भी कर ले। किसान पालक भी बोए, वहीं मेथी और लहसुन की बुआई करें। गुजरात में धान की कटाई कर सकते हैं। धान के खेत से खरपतवार निकाले, वहाँ धान के खेत में निराई भी करें। किसान गन्ने की रुपाई कर ले, गन्ने के खेत में सिंचाई भी करते रहें। यहाँ भिंडी के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। इसके साथ ही बैंगन और टमाटर की रुपाई कर ले। टमाटर के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। किसान टमाटर के खेत में निराई कर ले। गुजरात में लाल मिर्च की बुआई भी करें। अभी लोबिया के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। साथ ही मूंगफली के खेत में निराई करते रहें। किसान अरहर के खेत से घास फूस निकाल ले। गुजरात में केले के खेत में सिंचाई करें। केले के खेत से जल निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं। समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर ले। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है।
पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर, खास खबरों पर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हिमस्खलन हादसे में मृतकों की संख्या 19 तक पहुंच गई है। साथ ही कई लोग अभी भी लापता हैं। घटनास्थल पर हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल की टीम के साथ आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनआईएस और एनडीआरएफ का बचाव अभियान जारी है। कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष डीके शिव कुमार नेशनल हेराल्ड से जुड़े कथित धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। शिव कुमार ने ईडी से 21 अक्टूबर तक पेशी से छूट देने का अनुरोध किया था, लेकिन ईडी ने उनके अनुरोध को खारिज कर दिया था। और दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शिबू सोरेन को नोटिस जारी किया है। याचिका में सोरेन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकपाल में सुनवाई पर रोक के हाईकोर्ट के पूर्ववर्ती आदेश को चुनौती दी गई है। मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की फिर एक बड़ी कामयाबी मिली है। ब्यूरो ने गुजरात के जामनगर तथा मुंबई के एक गोदाम से 120 करोड़ रुपए मूल्य के 60 किलो मादक दवा मेफेड्रोन जब्त की है। मामले में एयर इंडिया के पूर्व पायलट समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर के सुंजवान क्षेत्र में अग्निवीर भर्ती रैली निकाली गई। भर्ती में शामिल होने के लिए काफी संख्या में युवा पहुंचे। एक उम्मीदवार ने बताया कि जितने उम्मीदवार आए सबने अच्छा जोश दिखाया। हर साल 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 90वें वायुसेना दिवस समारोह से पहले सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर देश के सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और कई फिल्मों में और धारावाहिकों में काम कर चुके मशहूर अभिनेता अरुण बाली का 79 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया है। वे लगातार बीमारी से जूझ रहे थे। कुछ महीनों पहले ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके निधन की खबर सुनकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर छा गई है। उनका अंतिम संस्कार शनिवार को किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 1997 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 3908 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.75% हो गई है। वहीं देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 218.88 करोड़ से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 3 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।